In this video, we will practice some MCQs question, basic MCQs question from chapter 2 sectors of Indian economy. So our first question is, the sectors are classified into public and private sector on the basis of. अगर हम लोग एम्प्लॉयमेंट सेक्टर को इकोनॉमिक सेक्टर्स को डिवाइड करते हैं पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर पे, तो उसका बेसिस क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट कंडीशन उसका बेसिस होता है, नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है, ऑनरशिप होता है, या फिर नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड। तो नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड तो हो नहीं सकता। ऑनरशिप में देखते हैं तो ऑनरशिप मीन्स वो पब्लिक का है या प्राइवेट है, तो ये बेटर ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। सो यस, ऑप्शन नंबर सी, on the basis of ownership and enterprises. Question number 2 is production of a commodity mostly through the natural process. Natural process से कौन से सेक्टर पे आता है? जो प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी होता है नेचुरल प्रोसेस से, वो प्राइमरी में ही आता है, क्योंकि प्राइमरी से एग्रीकल्चर से रिलेटेड सेक्टर होता है, तो वो प्राइमरी सेक्टर होगा। देन क्वेश्चन नंबर 3 इज GDP इज द टोटल वैल्यू ऑफ लैंड प्रोड्यूस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर। तो टोटल वैल्यू आप क्या हो सकता है? ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, इंटरमीडिएट। तो इंटरमीडिएट नहीं होता है, ये हमेशा होता है ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। Question number 4 is, in terms of GDP, the share of tertiary sector in 2013-14 in between blank percentage। तो ये हमको याद रखना पड़ेगा कि जो टर्सरी सेक्टर है वो 60 to 70% के बीच में GDP कलेक्ट करती थी इंडिया से। उनका कॉन्ट्रीब्यूशन था 60 to 70%, टर्सरी सेक्टर जो मैक्सिमम रखती थी। क्वेश्चन नंबर 5 इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन द प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में बहुत ये सेक्टर्स आते हैं, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर, माइनिंग, ये तीनों चारों आता है, बट एग्रीकल्चर में मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल रहता है। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल डज नॉट फॉल अंडर द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जहाँ पे वर्किंग कंडीशन ख़राब होती है, तो इसमें से कौन सी है? डज नॉट फॉल मीन्स उसमें नहीं आती। अ फार्मर इरीगेट हिज फील्ड, a daily wage laborers working for a contractor, a doctor in a hospital treating a patient, a handloom weaver working on a loom in our house। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है, a doctor in a hospital treating a patient, ये आएगा क्वेश्चन, जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ का जो वर्क रहता है या वर्किंग कंडीशन होता है वो बहुत ही ऑर्गेनाइज होता है। Then question number 7 is, which of the following occupation cannot be included in primary sector। प्राइमरी सेक्टर पे कौन सा नहीं होता है? तो एग्रीकल्चर तो होता है, फिशिंग भी होता है, माइनिंग भी होता है, मनी लैंडिंग नहीं होता, तो ये मनी लैंडिंग जो है वो टर्सरी में आता है। क्वेश्चन नंबर 8 इज, इन इंडिया विच सेक्टर ग्रू द मैक्सिमम फ्रॉम 1970-71 टू 2010-11। तो कौन सा सेक्टर सबसे ज़्यादा ग्रो किया था? तो हम सबको पता है जो टर्सरी सेक्टर था, जो आईटी और सर्विसेज का सेक्टर था, वो सबसे ज़्यादा ग्रो किया था। तो आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 9 इज, इन 1970-71 विच सेक्टर प्रोड्यूस द मैक्सिमम इन इंडिया। कौन सा सेक्टर है जो मैक्सिमम चीज़ें प्रोड्यूस करती थी, या जीडीपी में किसका कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा था? 1970 के अराउंड। तो 1970 में प्राइमरी सेक्टर जो था वो सबसे ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस करता था। Question number 10 is, which of the following sectors contribute the most in to the GDP of India। आज के डेट में जो सबसे ज़्यादा GDP में कंट्रीब्यूशन होता है वो टर्सरी सेक्टर करती है, ये पता है हम लोग को। Then question number 11 is, which of the following is a characteristic of the secondary sector। सेकेंडरी सेक्टर क्या करती है? सेकेंडरी सेक्टर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज, इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्किल्ड लेबर, direct contact with the consumer, no value addition to the raw material। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज, तो ये तो प्राइमरी सेक्टर हो जाता है। उसके बाद जो रिसोर्सेज आती है उसको स्किल्ड लेबर क्या करते हैं, फैक्ट्रीज में वर्क करके उसको
दूसरा प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा, इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्किल लेबर। क्वेश्चन नंबर 12 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्म ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स। अनऑर्गेनाइज क्या होगा? मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में तो सब ऑर्गेनाइज होगा, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस, ये सब ऑर्गेनाइज होती हैं। स्ट्रीट वेंडिंग जो होता है वो अनऑर्गेनाइज के अंदर आएगा। द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होता है? रेगुलर एम्प्लॉयमेंट होता है? नहीं। फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट्स? नहीं, फॉर्मल तो नहीं होता। लैक ऑफ जॉब सिक्योरिटी? हाँ, ये होता है, वहाँ पे जॉब सिक्योरिटी नहीं होती। जो नरेगा है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, वो कितने डेज के लिए जॉब सिक्योरिटी देती है या जॉब प्रोवाइड करती है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है? तो याद होगा 100 डेज के लिए प्रोवाइड करती है। और ड्रॉट एरियाज़ में 150 के लिए अमेंडमेंट हुआ है। सो आंसर इन 100 डेज। क्वेश्चन नंबर 15, ब्लैंक रिफर्स टू द एक्टिविटीज़ विच आर अंडरटेकन बाय द पीपल विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग मनी। अर्निंग मनी के लिए जो भी काम होता है उसको क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बोलते हैं। द नेक्स्ट इज द सेक्टर्स आर क्लासिफाइड इनटू ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ। किसी भी चीज़ को ऑर्गेनाइज या अनऑर्गेनाइज कब बोलेंगे? एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस के बेस पे, नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, ऑनरशिप बेस पे तो अलग था, या नंबर ऑफ वर्कर पे तो हम लोग कभी भी क्लासीफाई नहीं कर सकते। तो एम्प्लॉयमेंट कंडीशन अगर अच्छी है तो ऑर्गेनाइज होगा, नहीं है तो अनऑर्गेनाइज होगा। सो ऑप्शन नंबर ए, एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 17, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट ऑफर्स व्हेन पीपल डू नॉट वांट टू वर्क। तो ये तो नहीं आएगा क्योंकि लोग वर्क करना चाहते हैं। आर वर्किंग इन अ लेजी मैनर, ये भी नहीं होगा। आर वर्किंग लेस देन व्हाट दे आर कैपेबल ऑफ डूइंग, ये ऑप्शन सही है क्योंकि लोग काम तो करना चाहते हैं पर उनको काम ज़्यादा नहीं मिल पाता, कम काम मिलता है, तब उसको बोलते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। देन अकॉर्डिंग टू द नीति आयोग, टूरिज्म सेक्टर हैज़ पोटेंशियल। तो ये हमको पता है कि टूरिस्ट सेक्टर पे जो है वो 35 लाख से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो जनरेट कर सकती है। देन द नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट वाज पास्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कब पास हुआ था? तो इसमें डेट्स हैं, उसमें से 2005 इज़ करेक्ट। And the last question is, according to the Niti Aayog, educational sector has potential to generate। वहाँ पे दो नंबर्स थे, एक 35 लाख था एंड 35 लाख था उसके लिए टूरिज्म सेक्टर के लिए, और 20 लाख जो है वो होता है 20 लाख जॉब प्रोवाइड कर सकती है या जनरेट कर सकती है। कौन से सेक्टर? एजुकेशन सेक्टर। सो दिस इज ऑल फॉर Chapter 2 MCQs.